चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखो साइंस के कक्षा के अंतर्गत आपके एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है साइंस का। तो कोई भी भारत सरकार का हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, अगर वहाँ पे हम बात करें साइंस का तो किसी भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत 10 से 15% क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। हम क्या बोले, परसेंटेज, क्वेश्चन की संख्या नहीं बोल रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में एक अलग से सिलेबस होता है जिसका नाम होता है जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंतर्गत स्पेशली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ अब नया एक और टॉपिक इवॉल्व हुआ है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्पेशली आप थोड़ा सा इसरो के बारे में पढ़ते हैं, डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं, वो मिसाइल वगैरह कैसे छोड़ा जाता है, फिर सैटेलाइट वगैरह कैसे लॉन्च किया जाता है, तो आपके टॉपिक में भी शामिल है। जनरल साइंस के बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इसी का पार्ट है। भारत के किसी भी एग्जामिनेशन चाहे सेंट्रल लेवल का दे चाहे स्टेट लेवल के दे, इन सभी एग्जामिनेशन में 10 से 15% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको जनरल साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सब करंट पे बेस होते हैं। कहने का मतलब भारत सरकार का कोई मिसाइल लॉन्च हुआ तो फिर उससे वो रिलेटेड होगा, लेकिन फिर मिसाइल वो कैसे बनता है, कैसे लॉन्च होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कहाँ से लॉन्च हुआ, ये सब आपका बेसिक हुआ। उसी का करंट अफेयर से हो जाएगा कि सरकार कभी नया मिसाइल लॉन्च की, कभी नया सैटेलाइट लॉन्च की, जैसे चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च होगा, फिर मंगलयान 2024 के आसपास लॉन्च होने वाला है दूसरा मंगलयान। इस तरह से कुछ करंट का भी बात इससे जुड़ जाता है। तो वो टॉपिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कुछ बेसिक बातों को पढ़ते हैं और कुछ करंट चीज़ों को वहीं पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इस आपके साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चारों चीज़ें आएंगी। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद से फिर आपका टॉपिक आएगा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बात करें कहाँ से आएगा, अगर जनरल साइंस की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आता है। उससे कम क्वेश्चन आता है फिजिक्स से और सबसे कम क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से। अब बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आने के पीछे रीज़न है कि इसमें पूरा ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, उनके तमाम क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा लाइफ से भी मतलब जुड़ी हुई चीज़ें, इसलिए तमाम गवर्नमेंटल एग्जाम के अंतर्गत इसके सिलेबस को शामिल किया गया है। किसी भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी से रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, एक दो का क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री से भी मिल जाता है। क्वेश्चन की अगर रेंज की बात करें तो किसी भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत 15 से 20% या 10-15% क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे अगर बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। अब जिसमें से 30 क्वेश्चन यानी 15 दूना 30, 20% क्वेश्चन एकदम खरा मिल जाएगा आपको साइंस के अंतर्गत। 30 के 30 क्वेश्चन लगातार आपको साइंस का मिलेंगे, जिसमें कुछ बायोलॉजी होगा, कुछ फिजिक्स होगा, कुछ केमिस्ट्री होगा। बिहार दरोगा के पेपर बात करें जिसमें जीएस पेपर 1 के अंतर्गत 100 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, 2-4-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होता है। लेकिन पीटी के एग्जामिनेशन में जो 10 क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन होता है तो उसमें भी 10 से 15% आपका साइंस से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर किसी भी का भी क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लें, उसमें से 10-15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन, इस रेंज में आपका साइंस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका ये है। उसके बाद से बिहार सचिवालय सहायक जो पेपर अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है ग्रेजुएशन लेवल, जिसको बिहार सीजीएल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन स्पेशल अलग से साइंस से आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन में आपका पूरा जनरल स्टडी है जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, पॉलिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और 25 क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है किसके लिए, साइंस के लिए। तो उस सिलेबस में एकदम डिटो लिखा हुआ है कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़्यादातर इसमें क्या होता है, शामिल होता है। बिहार में और भी बात करें, बिहार एसएससी जो 10+2 लेवल पे भी होता है, वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे डिटो, किसका, जनरल साइंस का। दूसरे अगर सेंट्रल लेवल पे जाएं तो रेलवे के कुछ एग्जामिनेशन से, जैसे रेलवे ग्रुप डी, वहाँ पे जो जीके जीएस के क्वेश्चन में आते हैं वहाँ पे अधिकांश साइंस ही आते हैं, और उस साइंस में भी अधिकांश तो आपको फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से थोड़ा कम और केमिस्ट्री से थोड़ा उससे कम। तो ग्रुप डी का थोड़ा सा एक अलग ही सिलेबस डिफाइन है, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से भी संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाती है, तो साइंस क्वेश्चन ज़्यादा आता है। नेक्स्ट अगर आगे और भी बात करें रेलवे ग्रुप सी, स्टेशन मास्टर वगैरह, तो यहाँ पे जीके जीएस के अंतर्गत जो 60-70 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिल जाएगा। सेंट्रल एसएससी की बात करें तो सेंट्रल एसएससी में अभी तो मेंस में भी जीके जीएस जुड़ गया है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जो 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहता है। अब इस 25 क्वेश्चन जीके जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, जनरल साइंस भी है।
तो हम बोले कि टोटल जितना क्वेश्चन है उसका 10 से 15% हिस्सा आपका साइंस से होगा। तो पूरा एसएससी मान लो सीजीएल का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन उसमें जीके जीएस का, तो 25 क्वेश्चन का आप 20% निकालेंगे तो 2.5 दूना 5, 6 से 4, 5 से 6, 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूरा 25 क्वेश्चन में मिलेगा। उसी में से 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा, एक आध का फिजिक्स से रहेगा, एक आध क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की संख्या हम नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन का परसेंटेज बता रहे हैं। जिस लेवल से पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज साइंस का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। कुछ और एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पे कुछ साइंस के भी क्वेश्चन स्पेशली वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के भी कुछ पेपर होते हैं जहाँ पे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई जो होता है, वहाँ में जो टेक्नोलॉजी वाला है ग्रुप वाई, वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का मतलब दायरा ज़्यादा है और साइंस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितने सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस है उन सारे सिलेबस में आप देखें तो बाकी जो जनरल स्टडीज़ के पार्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, इनका लेवल आपको डायरेक्ट सिलेबस में दिया है कि ये मतलब 10+2 लेवल का है तो 10+2 लेवल का ही वो मेंटेन किया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का है तो वहाँ पे जाकर मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सभी के सिलेबस में एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि जो जनरल साइंस का भाग होगा वो 10th लेवल पे ही पूछा जाता है। मतलब इसका लेवल आगे नहीं बढ़ता है, आपको 10th लेवल पे ही मतलब वो 10वीं तक ही जो साइंस का लेवल है आपके बोर्ड के अंतर्गत या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत, वहीं तक मतलब इसके क्वेश्चंस को कवर किए जाते हैं। मतलब इतना डेप्थ में नहीं, मतलब बायोलॉजी पढ़ना है लेकिन आप नीट की तैयारी यहाँ पे करने नहीं आए कि बायोलॉजी में एक एक चीज़ सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पूरा एकदम पूरा चीज़ें आपको विजुअल दिखाया जाए और तमाम चीज़ें पढ़ाया जाए। फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं देना है, आगे चलकर आपको मिसाइल वसाइल सरकार का नहीं बनाना है कि पूरा उस लेवल पे आप जाकर डेप्थ में पढ़ रहे हैं। पढ़ना उतना ही है जो आपके एग्जामिनेशन को कवर कर ले और तमाम एग्जामिनेशंस के जितने रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसको फुलफिल कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन भाई बनना मुनासिब ही नहीं है। 100 क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ तो 100 पे जाएगा नहीं। दरोगा के पेपर की बात करें तो पीटी का कट ऑफ 60-62 जनरल पे चला जाता है, मेल का हम बता रहे हैं, फीमेल का अलग से कट ऑफ बनता है। तो 40 क्वेश्चन वहाँ पे भी तो छूटने की पूरी तरह से संभावना छोड़ देते हैं आप, तब भी वहाँ से पास कर जाएंगे। तो किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन मतलब जो कट ऑफ होता है वो 100% पे जाता नहीं है। इसलिए जरूरी ये भी नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया और 8 क्वेश्चन आया तो 8 का 8 आप सॉल्व कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अधिकतम से अधिकतम आप 6, 7, 5 तक आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें। उतना भी कर लेते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार लग जाएगा, मतलब आप पेपर को क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। बात समझ में आया ना? तो उसी लेवल पे समझना है और उसी लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ते समय नीट में नहीं चले जाना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते समय इंजीनियरिंग में नहीं चले जाना है। इस बात को दिमाग में रखना है कि वहीं तक मतलब उसको एग्जामिनेशंस का पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब फ्लो चार्ट एक बनाए हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद से इसके सिलेबस को थोड़ा सा हम बताते हैं, फिर कौन से किताब और कौन से बुक्स इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले लिखे हैं ऊपर विज्ञान। विज्ञान का डेफिनेशन तो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, आप बहुत बार इसको आप पढ़े होंगे। किसी भी चीज़ का विशिष्ट और स्पेसिफिक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान और वो क्रमबद्ध हो, मतलब सीक्वेंस वाइज हो, उसी को हम बोलते हैं विज्ञान। अब इस विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है रियल साइंस और दूसरा है स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान, और एक को बोलते हैं हम सत्य विज्ञान। छद्म विज्ञान जो रियल साइंस होता है वो थ्योरी या सिद्धांत पे आधारित होता है। किस पे भाई? थ्योरी या सिद्धांत पर आधारित होता है और ये कभी भी अपरिवर्तनशील होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ग्रेविटेशन का रूल या ग्रेविटेशन का थ्योरी पढ़ते हैं, तो अब ये पेन गिराए तो हम गिराएंगे तब भी नीचे ही जाएगा, ये बंदूक गिराए तब भी नीचे ही जाएगा, ये गिराए तब भी क्या होगा, नीचे ही जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब यहाँ पे गिराए तब भी नीचे ही जाएगा, बंजारी मोड़ पे जाए गिराए तब भी नीचे ही जाएगा, सासा मुँह से जाए तो वहाँ पे भी नीचे जाएगा, दिल्ली में भी गिरेगा तो नीचे ही आएगा, कोई दिक्कत। आज गिराए तब भी नीचे ही जाएगा, 17वीं सदी में गिराया गया होगा तब भी नीचे ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये अपरिवर्तनशील सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है रियल साइंस, या इसको बोलते हैं हम कौन सा विज्ञान, सत्य विज्ञान। नेक्स्ट दूसरी साइड आप लिखे हैं कि छद्म विज्ञान, इसको बोलते हैं स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस के अंतर्गत यह अवधारणा या पैराडिग्म पे आधारित होता है। यहाँ पे कोई थ्योरी वगैरह काम नहीं करता है, यहाँ पे स्थिति और स्थान के अनुसार ये सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे आप लिखे हैं कि परिवर्तनशील तत्व है, इसमें एक जैसा नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, तो भारत की अर्थव्यवस्था अलग है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग है। पॉलिटिक्स बात करते हैं, राजनीतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत भी क्या है, विज्ञान है। अब राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, मान लीजिए कि आप भारत की राजनीतिक पढ़ेंगे तो भारत में डेमोक्रेसी कुछ और प्रकार का है, किम जोंग उत्तर कोरिया का डेमोक्रेसी कुछ और प्रकार का है भी नहीं, जापान की डेमोक्रेसी कुछ और है,
अमेरिका की डेमोक्रेसी कुछ और है, जापान की कुछ और है, सब किसी का क्या है, अलग अलग है। तो ये समय और स्थान के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो जबकि रियल जो साइंस होता है वो समय और स्थान के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ग्रेविटेशन का रूल गोपालगंज में काम करेगा वही दिल्ली में भी काम करेगा, वही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी काम करेगा, वही फ्रांस में भी काम करेगा। कोई दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं कि न्यूटन ने बोला कि सेब नीचे गिरा तो फ्रांस में ऊपर चला जाएगा और कहीं दूसरे साइड में चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रियल साइंस के अंतर्गत जो भी होता है वो परिवर्तनशील होता है और समय स्थिति के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि स्यूडो साइंस के अंतर्गत जगह और स्थान परिस्थिति बदलते ही ये क्या हो जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे अब इसके अंतर्गत जितने सारी चीज़ें होते हैं उसको हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के अंतर्गत। आप 10th 12th में देखते हो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है, अभी इसको भी विज्ञान ही कहा जाता है क्योंकि भी किसी भी चीज़ का विशेष और क्रमबद्ध ज्ञान है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का ये विशेष और क्रमबद्ध ज्ञान है, तो ये भी विशेष और क्रमबद्ध ज्ञान है, इसलिए इसके अंत में भी क्या लगा है, विज्ञान। लेकिन ये क्या है, स्यूडो साइंस है, ये समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो रियल साइंस है वो समय और स्थिति के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वो रियल साइंस की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में अगर पूरी ब्रह्मांड की बात करें तो जो सत्य है उन सारे सत्य को दो भागों में ही विभाजित किया जा सकता है, कोई तीसरा भाग इसका नहीं है। मतलब जितनी सारी चीज़ें उसको दो भागों में ही हम विभाजित कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी सारी चीज़ें उसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक होगा कुछ जीवित और एक होगा कुछ अजीवित। मतलब एक लिविंग होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग। तो एक लिखे यहाँ पे लिविंग और दूसरा लिखे हम नॉन लिविंग। जो जीवित है या लिविंग है इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं इसको, या जैविकीय विज्ञान। और जितने सारे नॉन लिविंग है जिसमें द्रव एनर्जी मैटर के बारे में और सामान्यतः एनर्जी के बारे में, ये दो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप अध्ययन करते हैं इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, इसी को बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। अब इसी भौतिकीय विज्ञान के दो पार्ट अब अगर सिलेबस में आपका डिफाइन है, एक को बोलते हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और दूसरे को बोलते हैं फिजिक्स जिसका भौतिकी। कोई दिक्कत, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है लेवोजियर को, और फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है आइजैक न्यूटन को। बहुत पहले से ही आपको पता है कि भाई न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत पर्सन। नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो बायोलॉजिकल जो साइंस है या फिर जो जैविकीय विज्ञान है, तो जितनी सारी जीवित चीज़ हैं उन सारी जीवित चीज़ों को भी दो ही कैटेगरी में बांटा जा सकता है, दो से तीसरा नहीं। कितना भाई, दो। तो जितनी सारी जीवित चीज़ है उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होगा मतलब एक जंतुओं को, और एक समूह होगा जंतुओं का, दूसरा समूह होगा किसका, पादप का। तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई हम लोग किधर आएंगे हम लोग किधर आएंगे, तो हम भी एनिमल्स के अंतर्गत या जंतु के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। एक तीसरा भाग मत बना दीजिएगा मानव का समूह, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरा जो बायोलॉजिकल साइंस है, इस बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक साइड में जंतु मतलब जितने सारे जंतु एनिमल्स, और दूसरे साइड में क्या है, पादप। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी, जिसको जीव विज्ञान के नाम से जूलॉजी जंतु विज्ञान। और एक दूसरा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं बोटनी, या इसको हम बोलते हैं पादप विज्ञान। कोई दिक्कत। जूलॉजी के पिता आपको पहले से ही पता है एरिस्टोटल, या जीव विज्ञान के भी पिता इनको बोला जाता है। तो जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु है और जंतु विज्ञान के भी एरिस्टोटल या अरस्तु को ही माना जाता है। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान या फिर पादप विज्ञान के जनक माना जाता है किसको, थियोफ्रेस्टस को। अब आपकी जो कक्षा स्टार्ट होगी इसी बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत जो जीव विज्ञान की टॉपिक है वहाँ से आपकी कक्षा स्टार्ट होगी। और जीव विज्ञान के अंतर्गत भी अगर ये बात करें तो यहाँ पे जंतुओं का अध्ययन है, जंतुओं का अध्ययन जिसके फादर किसको बोले जाते हैं, अरस्तु जीव विज्ञान। और दूसरी तरफ पादप विज्ञान जो है बोटनी। तो हम बोले कि बायोलॉजी के अंतर्गत मतलब 10-12 क्वेश्चन अगर आएगा तब इस बायोलॉजी के अंतर्गत भी लगभग 80% क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है, जंतु विज्ञान से आता है या जूलॉजी से आता है। 15 से 20% क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है, पादप विज्ञान या बोटनी से आता है। तो एक बात तो ये भी डिफाइन हो गया कि ज़्यादातर आपको नॉलेज गैदर करना है किसके बारे में, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, और एनिमल्स के बारे में भी स्पेशली मानव के बारे में पढ़ना है। मानव के बारे में पढ़ना है तो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा सेल से, क्योंकि मानव जो शरीर अभी खड़ा हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसका फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, सेल है। तो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा सेल से, कैसे सेल बना उसकी तमाम प्रक्रिया। सेल के बाद से सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे और फिर इस बॉडी के अंतर्गत अलग अलग कुछ मतलब सिस्टम बनाया गया, तो कुछ तंत्र बनाया गया। जैसे सांस लेने वाला जो तंत्र है वो स्वतंत्र तंत्र है, जो माइंड को कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। वैसे ही खाना वाना पचाता है वही पाचन तंत्र है।
उत्सर्जन तंत्र है, इस प्रकार से अलग अलग 7-8 तंत्र हैं। तो इसके पूरे सिलेबस के अंतर्गत सेल एवं टिश्यू और उसके बाद से 7-8 ये जो मानव के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के तंत्र है, ये पूरा इसके सिलेबस के क्या है, हिस्सा है। उसके बाद से कुछ पोषण न्यूट्रिशन इसी का टॉपिक है। उसके बाद से कुछ ह्यूमन डिजीज है, मतलब मानव की बीमारियां। उसके बाद से पूरी जीवाणु विषाणु वगैरह के बारे में कुछ पढ़ लेना है। ये पूरा टॉपिक यहीं पे क्या होगा, फिनिश। कोई दिक्कत? तो सेल और टिश्यू के बाद से मानव के अलग अलग ये तंत्र, और तंत्र के बाद से कुछ बीमारियां, और कुछ उसके बाद से न्यूट्रिशन के उपाय, और बाकी ये पूरा जंतु विज्ञान है। मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक इसके अंतर्गत है। इसका डिटेल अभी आपको लिखवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें बोटनी या पादप विज्ञान, तो पादप विज्ञान के अंतर्गत ज़्यादा नहीं है, बोले कि 10-15% क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें पादप समझेंगे, फिर पादप का कैसे पोषण वगैरह होता है, इसमें कैसे कुछ बीमारियाँ वगैरह हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये पादप विज्ञान के बारे में आ जाएगा। मुश्किल से पूरे बायोलॉजी के अंतर्गत आपको 12 से 14 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 9 से 10 टॉपिक आपको जूलॉजी के अंतर्गत, और बाकी 3-4-5 टॉपिक आपको करने हैं किसमें, बॉटनी के अंतर्गत। उसके बाद से ये खत्म होगा तो फिर आपका स्टार्ट होगा फिजिक्स, और लास्ट में कराया जाएगा केमिस्ट्री। पूरे क्लास ख़त्म होने में, अभी तो इसका पहली बार ट्रायल चल रहा है, तो फिर भी ज़्यादा समय आपको बायोलॉजी में, मतलब ये बायोलॉजी पढ़ने में ही लगेगा। 35 से 40 क्लास तो आराम से लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो पढ़ाने की शैली है वो इस प्रकार से है कि भाई जो भी काम करते हैं हम पूर्णता के साथ करते हैं, उसमें कोई बीच में लीकेज नहीं हम छोड़ना चाहते हैं। अब इतना दिन से नहीं पढ़ाई हो रहा था, तो इसके पीछे तैयारी चल रहा था कि भाई जो पढ़ाना है तो फिर उसके लिए बजाबते पूरा नोट्स वगैरह तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद, फिर वो सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद तब मतलब वहाँ पे कदम रखा गया है। इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, चीज़ों में थोड़ा सा समय लेते हैं, फिर भी 2-4-5 क्लास एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट भगा दिया जाए और फिर बड़े बड़े एग्जामिनेशन का भी आपको टारगेट करना हो तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन मिस करने लगे। इसलिए 2-4-5-10 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास पहुँचेगी वो एकदम कंक्रीट लेवल की होगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो 30-35 क्लास आपको बायोलॉजी में लग जाएगा। उसके बाद से फिजिक्स में 15-20 क्लास है, और केमिस्ट्री में 8-10 क्लास है, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो लगभग ये पूरे 2.5-3 महीना का पूरा टॉपिक है आपका, पूरा साइंस इसमें फिनिश हो जाएगा। इस लेवल पे हो जाएगा कि फिर आपको दोबारा साइंस कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम काफ़ी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको समझा बुझा दी जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। इसके लिए कौन सा आप बुक्स वगैरह प्रेफर करेंगे? तो सबसे पहली बात तो एक जो क्लास नोट्स होगा वो खुद ही 3-4-5 बहुत सारे मटेरियल का वो मतलब निचोड़ है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस तो आपका नोट्स जो लिखवाया जाएगा वही है, उसको आप पहले दिमाग में रखेंगे। उसके बाद से अगर आप दरोगा और उससे हाई लेवल के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो लुसेंट का एक अलग से आता है सामान्य विज्ञान। लुसेंट का एक किताब है जिसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन लुसेंट का एक अलग से किताब आता है स्पेशली विज्ञान के लिए, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो आप इस किताब को ले लें। थोड़ा सा डिटेल में आपके पास जो लुसेंट है जो सामान्य अध्ययन का, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अगर और डेप्थ में जाना है एसएससी वगैरह लेवल पे आपका उसी से काम चल जाएगा। स्पेशली आप बीपीएससी या फिर दरोगा वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप इस सामान्य विज्ञान को आप ले लेंगे। ये पहला किताब है। उसके बाद से एक दूसरा प्रैक्टिस के लिए किताब आप तो पहले से लुसेंट वो रखे ही होंगे, और उससे हाई लेवल पे जाना है तो साइंस का घटना चक्र आता है। घटना चक्र सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना घटना चक्र है भाई। घटना चक्र किताब के बारे में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबका अपना अपना घटना चक्र का किताब है। घटना चक्र के किताब में स्पेशली आईएएस पीसीएस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी का वो कलेक्शन है, और कुछ उसी में मैटर भी दे दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए और बाद में क्वेश्चन दिया गया उसको आप क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। तो ये आपका घटना चक्र का किताब है। साइंस का भी न्यू अपडेट 2023 वाला फरवरी में आने वाला है। अभी पुराना अपडेट आपको अभी न लीजिएगा, फरवरी अभी आ जाने दीजिए, तभी ये घटना चक्र वाला आपको ले लेना है। कोई दिक्कत परेशानी? क्लास में 3 बातें हम बोलते हैं भाई। पहला काम तो रोज रोज क्लास आना है। मान लीजिए जिस दिन सेल टॉपिक स्टार्ट होना उसी दिन आप अपसेंट मार्क। अब जब तक सेल खत्म नहीं होगा तब तक अगला टॉपिक आप पकड़ में नहीं आएगा, और अगले टॉपिक जो कि पिछले से कनेक्टेड होगा तो पिछला नहीं समझेंगे तो फिर अगला नहीं समझ में आएगा, फिर आप उल्टा सीधा 2 समय पे मार देंगे, भाई सर को पढ़ाने का ढंग नहीं, आप ही निकल लेंगे। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट में कि रोज रोज क्लास आना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। आप क्लास अपसेंट कर गए तो आप उसी दिन किसी से कॉपी मांगकर उसको पूरा करिए, समझने का प्रयास करिए, लेकिन किसी भी हालत में वो जगह खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब जो छूट गया। तो पहला कंडीशन है रोज रोज क्लास करना है। दूसरा कंडीशन है कि एक जो किताब आप घर पे रखेंगे, जो टॉपिक चल रहा है उसको घर से पढ़ के आना है। जैसे हम कल से सेल स्टार्ट करेंगे तो आपको सेल का पूरा टॉपिक एट ए टाइम इसको पढ़ लेना है, समझ में आए चाहे नहीं आने। जिस दिन स्टार्ट होना उसके पहले एक बार पढ़ लेना है, और जब हम पढ़ा दें तब एक बार जाकर उसको फाइनल मतलब टच देना है। ठीक है,
तो दूसरा काम है कि एक रेफरेंस बुक घर पे रखना है और इसको समय समय पर पढ़ना है। तीसरा, जब टेस्ट हो तो सब काम छोड़कर उपस्थित हो जाना है। इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो फिर जिस दिन साइंस स्टार्ट होगा आप स्टूडेंट नहीं एक मास्टर बन के निकलिएगा। मतलब कुछ लोगों को आप भी पढ़ा सकते हैं साइंस, इस लेवल का आप साइंस पढ़ लीजिएगा। इतना अगर साथ साथ फॉलो करते हैं तब, बाकी दुनिया तो चल ही रही है, समझदार आप भी हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका एक सामान्य विज्ञान का किताब है और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र है। छोटे मोटे एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपका लूसेंट पहले से ही खरीद कर रखे होंगे, लूसेंट सामान्य अध्ययन और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, वो पहले से ही आपको होगा। बहुत सारा उसमें भी बात दिया हुआ है तो आप उसको भी, उससे भी काम चल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो घटना चक्र आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ही आप जाएंगे, घटना चक्र का सारी किताब प्ले स्टोर से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको समझने के लिए क्या इतना विशेष बतिया रहे हैं, तो मतलब दुनिया का 8वां अजूबा 9वां अजूबा घोषित कर दिया जाएगा तुम सबको। 7 अजूबा नहीं है, 8वां अजूबा है कि 2 लड़की मतलब 2 महिलाएं एक साथ बैठकर कभी मतलब साथ में खाली नहीं बैठो, कुछ ना कुछ जरूर बात करेंगे। एक जम्मू कश्मीर का कन्याकुमारी को 20 मिनट बैठा दीजिए, कुछ ना कुछ बात स्टार्ट हो ही जाएगा। ये मतलब ये 8वां अजूबा, मतलब 8वां अजूबा की वो बात ना करे, मतलब 2 पास में बैठ जाओ, अगर बात ना करे तो समझिए 8वां अजूबा में शामिल हो, और 9वां अजूबा तुम मत बनो, ठीक है, वोट करेगा। तो ये किताब है सामान्य विज्ञान और दूसरा है घटना चक्र। तीसरा, एक बात और आपको साथ ही साथ फॉलो करना है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो NCERT से भी आपको करने होंगे, लेकिन NCERT की किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका PDF सारे उपलब्ध हैं अलग अलग साइट्स पे। जब ज़रूरत पड़ेगा उसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप जैसे मान लो कि सेल, तो सेल टॉपिक है तो कक्षा 8 के साइंस में NCERT में आप जाएंगे तो वहाँ पे सेल टॉपिक दिया हुआ है 5-6 पेज में। अब 8वें क्लास के बच्चे को ठीक है 8वें में भी है, जिस हिसाब से 8वें के बच्चे को समझाएगा पूरी तरह से एकदम डिट्टो वहाँ पे सारी चीज़ें समझा कर दिया गया है। आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से क्लास को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट दोगुना हो जाएगा उसमें, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको आपको वहाँ से करके आना होगा, वो जब टॉपिक करना होगा वो हम आपको बता देंगे कि कौन सा टॉपिक आपको करना है और फिर वहाँ से वो चीज़ें क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। कोई दिक्कत परेशानी। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम समझे थोड़ा सा इसके बारे में कि ये पूरा साइंस का किस प्रकार से विभाजन किया गया। एक तरफ सोशल साइंस है और दूसरी तरफ एक साइंस है। इस साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, जीवित और एक है अजीवित। अजीवित को फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं और जो जीवित है उसको हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बायोलॉजी के भी 2 ब्रांचेस हैं, एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। मतलब जीवित इस पृथ्वी पर 2 ही हैं, या तो जंतु है या तो पेड़ पौधा है या पादप है। कोई दिक्कत परेशानी। अब पादप के अंतर्गत पूरा पादप का यानी पेड़ पौधों का अध्ययन और जंतुओं के अंतर्गत जंतु है। आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर आएंगे किससे, जूलॉजी के अंतर्गत। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बोलो ना जी असनु, ठीक है। तो अब आगे क्लास टाइम हो गया है अब आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास आगे जारी रहेगा। कल साइंस का डेफिनेशन, उसके बाद से इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद से सिलेबस और फिर क्लासें आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी। जितना रिसोर्स बोल रहे हैं इतना व्यवस्था कर लेना है और फिर आगे से कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो लोग मैथ का क्लास इसी में चलेगा, इसी में बैठे रहेंगे 10 बजे से।